भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसको हमने पिछले क्लास में इसे दो भागों में बांटा था, जिसमें एक था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला, मोहर इत्यादि से हमें पुरातात्विक स्रोतों की मदद से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में राजा महाराजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे वह युद्ध के दौरान अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे, उन सभी के बारे में हम लोग सभी का इतिहास हम लोग किससे प्राप्त होता है? पुरातात्विक स्रोत से। तो उसी के अंतर्गत आता है अभिलेख। पहला हम लोग का अभिलेख। अभिलेख के बारे में देखिएगा। अभिलेख यह एक ऐसा लेख या दस्तावेज है जिससे पत्थर या धातुएं या मिट्टी के बर्तन जैसी किसी कठोर और अस्थायी सतह पर खोदकर लिखा जाता था। जैसे कहने का मतलब हुआ कोई भी ठोस वस्तु जिस पर किसी शासक द्वारा कोई संदेश को लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था, ये लिखकर नहीं, उसको खोदकर। यानी एक तरह से क्या होगा कि कोई वस्तु पे डिजाइन जो दिया जाता है खोद करके, यानी जैसे कोई वस्तु, जैसे सिलौट कहने का मतलब हो गया, उस पर कोई वस्तु को, किसी चीज को खोद कर बनाया जाता था। उसमें ये क्या था कि अभिलेख या एक ऐसा लेख या दस्तावेज होता है जिसे पत्थर, धातुएं या मिट्टी के बर्तन जैसे किसी कठोर या अस्थायी सतह पर खोद कर लिखा जाता था, उसी को कहा जाता था अभिलेख। ठीक है। इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकाई से प्राप्त हुआ था। बोगजकाई आप लोग का एक प्रकार का एक स्थान है जो तुर्की में स्थित है। बोगजकाई तुर्की में स्थित एक स्थान है जहां से सबसे पहले अभिलेख का खोज हुआ था। ठीक है। इसमें देवी देवताओं का नाम उल्लेखित था। इसमें देवी देवताओं का नाम उल्लेखित था। देवी देवता में आपको आते हैं इंद्र, सूर्य, ये सब देवी देवताओं का उल्लेख इसमें बोगज कोई से प्राप्त जो अभिलेख हुआ था उसमें खोज के दौरान इन देवी देवताओं का साक्ष्य मिला था। अगला है भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख है। यानी अशोक ने सबसे पहले अभिलेख का शुरुआत किया था। यानी अभिलेख का सबसे पहले भारत में सबसे पहले अशोक ने अभिलेख का शुरुआत किया था। इस वजह से इसको अभिलेख का जनक भी कहा जाता है। अभिलेख का जनक भी कहा जाता है। अशोक को भारतीय इतिहास में अभिलेख का जनक किसे कहा जाता है तो अशोक को। अगला है डॉक्टर भंडारकर, डी.आर. भंडारकर ने अभिलेख के आधार पर सर्वप्रथम अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। यानी सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डी.आर. भंडारकर। इसने सबसे पहले जब अशोक के अभिलेख को जब खोज हुआ था तो उसने उस अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का सबसे पहले काम किया था। आगे दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे गए थे। ये 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक भाषा थे। ठीक है। आगे स्थान, बहुत सारे वैसे अभिलेख थे अशोक के जो आपको अनेकों स्थान से प्राप्त हुए थे। जैसे दिया हुआ है मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम से प्राप्त अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी बहुत सारे अभिलेखों से यह पता चलता है कि खोज के दौरान यह पता चलता है कि यह अशोक की अभिलेख है। इस वजह से भारत में 4 स्थान थे, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम से जो प्राप्त अभिलेख हुए थे उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और उद्गोलम, मास्की और उद्गोलम ये आपको दोनों है कर्नाटक में। दोनों जो अभिलेख का खोज हुआ था दोनों आपको कर्नाटक में है। गुर्जरा आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। उसी प्रकार नेटूर जो अभिलेख का खोज हुआ था वो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित अभिलेख का खोज हुआ था, तो उसमें आंध्र प्रदेश में इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आगे दिया हुआ है कुछ अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं में प्रिय और देवों का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुछ अभिलेख का जब खोज हुआ था अशोक का तो उसमें अशोक को देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं में प्रिय और देवों का प्रिय के नाम से इसको जाना जाता था।
आगे है कि सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक एक व्यक्ति था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने ब्राह्मी में लिखी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा। यानी सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को जाता है, जो सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ा था, और यह ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई अभिलेख थी। आगे दिया हुआ है कि 1750 ईस्वी में टी पैंथलर नामक एक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोजा था। यानी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी पैंथलर नामक व्यक्ति ने खोजा था, और सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इसे पढ़ा था, जो कि किस भाषा में लिखा गया था? ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। आगे देखिएगा, अभिलेख से हमें तो अनेकों साक्ष्य की जानकारी प्राप्त हुई। अभिलेख को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: स्तंभालेख, गुहालेख और शिलालेख। स्तंभालेख, गुहालेख और शिलालेख। स्तंभालेख वैसे अभिलेख को कहते हैं जो किसी पिलर या किसी पिलर पर किसी शासक के जानकारी को खोद करके लिखा गया हो, उसको कहते हैं स्तंभ लेख। और गुहा लेख कहने का मतलब होता है वैसा स्थान जहां पर कोई गुफा बनाकर किसी शासक या किसी शासक के वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसको गुहा लेख कहा जाता है। स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। शिलालेख कहने का मतलब वैसा अभिलेख या वैसा दस्तावेज जो किसी चट्टान के, बड़े बड़े चट्टानों पर किसी वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसे हम लोग शिलालेख के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, उससे संबंधित शासक, उनके विषय में जानकारी, क्या क्या उस अभिलेख में दिया गया है, किस शासक वंश की जानकारी उसमें दी गई है। अभिलेख देखिए, एक अभिलेख का नाम है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। यह हाथी गुफा अभिलेख ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके यहाँ के शासक है खारवेल, जो कि कलिंग के एक शासक थे। कलिंग का एक शासक थे जिसका नाम था खारवेल। इन्हीं से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। इसमें खारवेल के शासनकाल की घटनाओं के बारे में उल्लेखित किया गया है। दूसरा है जूनागढ़ या गिरनार। यह जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। यहाँ के शासक थे रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से संबंधित रुद्रदामन शासक थे, जिसमें रुद्रदामन के विजयों और घटनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख आपको महाराष्ट्र में है। नासिक अभिलेख आपको महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उस समय नासिक अभिलेख के शासक थे जिसका नाम था गौतमी बल्बी, जो कि नासिक अभिलेख से संबंधित शासक है। इसमें सातवाहन वंश, देखिए गौतमी बल्बी जो श्री थे वो सातवाहन वंश के एक शासक थे। एक बहुत गौतमी बल्बी श्री जो थे सातवाहन वंश के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। इस में इनके शासकों की जानकारी दी गई है, मतलब सातवाहन वंश के जितने भी शासक थे उसमें यानी उन सभी को जानकारी हमको नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। यह आपको किस राज्य में है? यह आपको उत्तर प्रदेश में है, यूपी। यह आपको है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख। यहाँ के शासक समुद्रगुप्त। यह अभिलेख जो संबंधित वो समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है, जिसमें इसके शासनकाल की जानकारी यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से हमको प्राप्त होती है। अगला है एहोल अभिलेख, जो कि एहोल अभिलेख यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। इस अभिलेख से संबंधित है शासक है पुलकेशन द्वितीय। इसमें हर्ष यानी हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध हुए थे, उससे संबंधित जानकारी आपको एहोल अभिलेख में दी गई है। अगला अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख से संबंधित शासक है
स्कंद गुप्त यानी भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित शासक कौन है? स्कंद गुप्त। इनके जीवन की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है, यानी स्कंद गुप्त के शासक जो थे उनके जीवन से संबंधित जितने भी घटना हुई थी उससे संबंधित जितने भी जानकारी मिलती है हमको भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला है मंदसौर। मंदसौर ये आपको है मध्य प्रदेश में, ये आपको है मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। मालवा शासक, मालवा मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा। नरेश, नरेश कहने का मतलब होता है राजा, नरेश कहने का मतलब होता है राजा, यानी मालवा के राजा जिसका नाम था यशोवर्मन, यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, यानी यशोवर्मन से संबंधित जितने भी सैनिक थे, यशोवर्मन के शासन काल में जितने भी सैनिक थे उससे संबंधित जितने भी सैनिक थे उससे संबंधित सैनिक की जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख, यह आपको भीतरी स्तंभ लेख ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित अभिलेख है, उत्तर प्रदेश में स्थित अभिलेख है।